दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। सामाजिक कार्यकर्ता गौरव राय के स्वरोजगार अभियान के तहत मंगलवार को पटना के बिग्रयपुर में 15 जरूरतमंद भूमिहार महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की गईं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना है। कार्यक्रम में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ समाज के वरिष्ठ सदस्य राजकुमार सिंह, सुजीत कुमार, भूमिहार महिला समाज की संस्थापक प्रीति प्रिया, अनीता, संगीता कुमारी और इंदुबाला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गौरव राय ने सभी अतिथियों का अंगवस्त्र देकर स्वागत कर की। बिहार में मानसून पूरी तरह एक्टिव मोड में है और सूबे के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार मौसम सेवा केंद्र ने मंगलवार को प्रदेश के 34 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पश्चिम चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील करते हुए गरज चमक, तेज हवाओं और वज्रपात को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। पटना नगर निगम समेत पूरे बिहार के नगर निकाय कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब छठे दिन में प्रवेश कर गई है। राजधानी में सफाई व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। शहर की सड़कों, गलियों और बाजारों में कचरे के ढेर लग गए हैं। सोमवार की बारिश ने हालात को और भयावह बना दिया। जगह जगह फैला सड़ा हुआ कचरा बदबू फैला रहा है, जिससे लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। बिहार की राजनीति में चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने ऐसा सियासी उलटफेर किया है जिसने वर्षों से कायम भाजपा के अभेद गढ़ को ध्वस्त कर दिया। फ्रांस के एक कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त और 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के मालिक 49 वर्षीय प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार धीरज कुमार सिन्हा को 19,324 मतों के बड़े अंतर से हराकर न सिर्फ अपनी पहली चुनावी जीत दर्ज की, बल्कि जनसुराज पार्टी का भी विधानसभा में खाता खोल दिया। बिहार में हड्डी रोग के मरीजों के लिए बड़ी राहत की तैयारी शुरू हो गई है। अब फ्रैक्चर, जोड़ प्रत्यारोपण और सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल मरीजों को इलाज के लिए बड़े मेडिकल कॉलेजों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिला अस्पतालों के ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर ऑर्थो ओटी को भारतीय जन स्वास्थ्य मानक IPH के अनुरूप आधुनिक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे जिला स्तर पर ही जटिल हड्डी संबंधी सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड के बिशनपुर गांव में जर्जर बिजली तारों से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार को सड़क पर फूट पड़ा। वर्षों से बदहाल बिजली व्यवस्था और बार बार तारों में आग लगने की घटनाओं से नाराज लोगों ने गोविंदपुर-फतेहपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शन के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। हालांकि मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को बिना किसी बाधा के रास्ता दे दिया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद जदयू विधायक अनंत सिंह ने बड़ा राजनीतिक बयान देकर बिहार की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते तो बांकीपुर का चुनावी परिणाम शायद अलग होता। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जनता में यह संदेश गया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, जिससे मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। यह सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। 1995 से भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के परिवार का यहां दबदबा रहा, लेकिन इस बार जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर इस परंपरा को तोड़ दिया। इससे यह संदेश जरूर गया है कि शहरी, मध्यम वर्ग और सवर्ण मतदाताओं के एक हिस्से में भाजपा को चुनौती मिली है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत को कई राजनीतिक विश्लेषक बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम मान रहे हैं। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इससे पूरे राज्य की राजनीति की दिशा तय हो गई है, लेकिन इस नतीजे ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, महागठबंधन और जनसुराज तीनों के लिए नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में NDA की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है और सभी राजनीतिक दलों को उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम उम्मीद के विपरीत रहे हैं, इसलिए इसकी विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
सावन मेला के दौरान बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। पूर्व मध्य रेलवे ने लखीसराय के अशोक धाम रेलवे स्टेशन पर 12 ट्रेनों के अस्थायी ठहराव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 2 अगस्त को जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अशोक धाम मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंदिर समिति के सदस्य मनोरंजन कुमार ने पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व सदस्य आशुतोष कुमार के समक्ष श्रद्धालुओं की इस समस्या को उठाया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने स्थित नवनिर्मित अशोक धाम रेलवे स्टेशन पूरी तरह तैयार होने के बावजूद सावन मेला के दौरान यहां किसी भी ट्रेन का ठहराव नहीं दिया गया था। गोपालगंज जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने सोमवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं सीधे डीएम के समक्ष रखीं। जिला पदाधिकारी ने एक फरियाद को गंभीरता से सुनते हुए कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात की और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में भूमि विवाद, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, अतिक्रमण, बिजली, पेयजल सहित जन सुविधाओं से जुड़े अनेक मामलों की शिकायतें सामने आईं। डीएम ने सभी आवेदनों का बारीकी से अवलोकन किया और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा तथा केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी मौजूद रहे। मुलाकात को औपचारिक एवं शिष्टाचार भेंट बताया गया है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर संक्षिप्त चर्चा हुई। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब हाल ही में हुए पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के परिणाम ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। एनडीए के लिए प्रतिष्ठा मानी जा रही इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सूबेदार एएम टेक इंद्रदेव कुमार भूषण के सम्मान में मंगलवार को खगड़िया में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिक संघ खगड़िया की ओर से गौशाला रोड स्थित भूतपूर्व सैनिक संघ कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 28 वर्षों की गौरवपूर्ण सैन्य सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुए सूबेदार भूषण को सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उनके अद्वितीय योगदान को सलाम किया गया। बेतिया पश्चिम चंपारण जिले में 3 सूत्री मांगों को लेकर बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने बेतिया की स्थानीय विधायक सह बिहार सरकार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास का घेराव किया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री व स्थानीय विधायक रेणु देवी ने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इसके बाद उन्होंने तुरंत विभागीय मंत्री से दूरभाष फोन पर बातचीत कर सफाई कर्मियों की जायज समस्याओं से अवगत कराया। मंत्री द्वारा समस्याओं के जल्द समाधान का ठोस आश्वासन दिया गया। सुपौल सोसी पुनर्वासित परिवारों की वर्षों से लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को जिला मुख्यालय में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। समाजसेवी एवं युवा नेता लव यादव के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में जिले के विभिन्न प्रखंडों से हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग और युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने एकजुट होकर सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की। धरना सभा को संबोधित करते हुए युवा नेता लव यादव ने कहा कि कोसी परियोजना के दौरान विस्थापित हुए परिवार दशकों बाद भी अपनी जमीन के मालिकाना हक के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि पुनर्वासित परिवारों को अविलंब उनकी भूमि का स्थायी स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाए ताकि उन्हें कानूनी रूप से अपनी ही जमीन पर अनिश्चितता के माहौल में न जीना पड़े। क्रिकेट जगत में एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। टेस्ट, वनडे और टी-20 के सफल सफर के बाद अब दुनिया के पहले मिक्स जेंडर क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में चौथे प्रारूप की घोषणा की गई है। इस अनूठे प्रारूप की खास बात यह होगी कि इसमें लड़के और लड़कियां एक ही टीम में कंधे से कंधा मिलाकर खेलते नजर आएंगे। पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर कुमार विमलेशु सिंह, स्पोर्टोस्फेयर के निदेशक अजिताभ राजन और अभिजीत शंकर ने इस ऐतिहासिक पहल की विस्तृत जानकारी साझा की। औरंगाबाद पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर प्रेस वार्ता के दौरान हुए कथित हमले के विरोध में औरंगाबाद में समर्थकों का गुस्सा सड़क पर उतर आया है। आक्रोशित समर्थकों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक विशाल विरोध मार्च निकाला तथा शहर के प्रमुख रमेश चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया।
प्रदर्शनकारियों ने घटना की तीखी निंदा करते हुए सांसद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह विरोध प्रदर्शन शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू होकर विभिन्न व्यस्त चौक चौराहों से गुजरते हुए रमेश चौक पर समाप्त हुआ। प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समर्थकों का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि पर इस तरह सरेआम हमला होना राज्य और देश की कानून व्यवस्था की लाचार स्थिति को दर्शाता है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय ने बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए एकीकृत डिजिटल रोजगार प्लेटफॉर्म का स्वागत करते हुए कहा कि यह पहल राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से बेरोजगार युवाओं, निजी उद्योगों तथा नियोक्ताओं को एक ही मंच पर जोड़ने का यह प्रयास रोजगार व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाएगा। मंगल पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने युवाओं के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया है। आज भारत का युवा अपनी प्रतिभा और कौशल के बल पर देश दुनिया में नई पहचान बना रहा है। केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों ने रोजगार और स्वरोजगार के अनेक नए द्वार खोले हैं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिया गया तो समाज का एक भी वोट भाजपा को नहीं जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर हजारों की संख्या में मौजूद निषाद समाज के लोगों, महिलाओं और युवाओं ने हाथ में गंगाजल लेकर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का संकल्प लिया। वैशाली जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सती स्थान को हटाकर रास्ता निकालने के मुद्दे पर दो पक्षों के बीच भारी बवाल हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और उनके बीच तीखी धक्का मुक्की हुई। घटना सदर थाना क्षेत्र के चंद्रालय गांव की है, जहां माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस बल के साथ सदर एसडीएम मौके पर पहुंचे और किसी तरह मामले को शांत कराया। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ये कहा है कि जब तक देश में समान नागरिक संहिता से यूसीसी और ऐसा कोई कानून जो मुस्लिमों में बहुविवाह पर रोक नहीं लगाता है, तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई दूसरी शादी के आधार पर किसी मुस्लिम विधवा को पारिवारिक पेंशन देने से राज्य सरकार इनकार नहीं कर सकती। पटना बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी के गढ़ बांकीपुर में राजद का भी प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। इस हार को लेकर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र यादव ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि तेजस्वी यादव के आसपास रहने वाले कुछ लोगों को हटाना होगा। विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि पार्टी को कुछ लोगों की वजह से नुकसान हो रहा है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि संगठन की कमजोरी की वजह से भी हमारी हार हुई है। पार्टी जिन लोगों को भरोसा करती है उनका समाज में कोई वजूद नहीं है। पार्टी ऐसे लोगों पर भरोसा करती है, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। इन लोगों की वजह से समाज में राजद को लेकर नकारात्मक धारणा बन रही है। मोतिहारी बिर के पूर्वी चंपारण जिले के लखौरा थाना क्षेत्र स्थित राम जानकी मंदिर से चोरी हुई अष्टधातु की मूर्तियों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बरामद कर लिया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने कहा कि मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जिले के सभी थानों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। मशहूर कारोबारी और आरपीजी ग्रुप के चेयरपर्सन हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। अपनी इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि चेक गणराज्य के राष्ट्रपति ने शॉर्ट्स पहना, कैमरा उठाया और किसी आम फैन की तरह हंगेरियन ग्रां प्री प्रसिद्ध मोटर रेस में घूमने के लिए निकल पड़े। यह वाकया तुरंत वायरल हो गया। कारोबारी हर्ष गोयनका ने आगे कहा कि सोचिए, अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक 0 मिनट के लिए सड़क किनारे किसी स्टॉल पर चाय परोसे। इसी तरह की बिना स्क्रिप्ट वाली असलियत से आज की युवा पीढ़ी जेंस जुड़ाव महसूस करती है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में अहंकार के खिलाफ जनता ने वोट दिया। यहां जाति से ऊपर उठकर वोटिंग हुई है। पीके ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का चेहरा को जनता ने नापसंद किया, उन्हें स्वीकृति नहीं दी।
भाजपा पहले लालू प्रसाद की पार्टी का डर दिखाकर वोट लेती थी, लेकिन इस बार लोगों ने जन सुराज को मौका दिया है। मंगलवार को उन्होंने यह बात पत्रकारों से कही। देवघर श्रावणी मेला और दिन मंगलवार। शक्तिपीठ देवघर में स्थापित द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन की अभिलाषा रखने वाले यात्रियों के लिए यह शुभ दिन रहा। देवघर एयरपोर्ट से नई फ्लाइट देवघर गुवाहाटी के बीच शुरू हो गई। इसका परिचालन सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को होगा। गुवाहाटी से चली पहली फ्लाइट 50 पैसेंजर को लेकर जब 11:20 बजे बाबा बैद्यनाथ की नगरी में लैंड हुई तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से रनवे पर वाटर कैनन से उसका स्वागत किया गया। साथ ही देवघर से गुवाहाटी जा रहे यात्रियों से केक कटवाया गया। भागलपुर हवाई अड्डे के बगल से गुजरने वाले वैकल्पिक बाईपास में ब्रिटिशकालीन गोपालपुर रेलवे ब्रिज जर्जर हो चुका है। 5 साल पहले डैमेज घोषित इस पुल पर स्कूली बस समेत हर दिन 12 से 13,000 वाहनों का परिचालन होता है। ऐसे में वाहनों के दबाव में जर्जर पुल को तोड़ने के लिए पथ निर्माण विभाग की ओर रेलवे से मंजूरी मांगी गई थी। हाल ही में जंतर मंतर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन ने पेपर लीक सहित छात्रों युवाओं के मुद्दों पर जिस तरह देश भर में युवाओं के जुड़ाव का संदेश दिया, उसके सहारे राजनीतिक परिस्थितियां भी अंगड़ाई लेती दिख रही हैं। तमाम दलों की रणनीति फिलहाल युवाओं की ओर घूम गई है। जेन जी के आंदोलन से बने माहौल को अपने पक्ष में भुनाने के लिए विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है। उसकी नजर में यह ऐसा मुद्दा है जो भगवा खेमे के लिए आगामी चुनाव में चुनौती खड़ी कर सकता है। वहीं भाजपा सहित सतर्क सत्ता पक्ष अपने बड़े युवा वोट बैंक को सहेजे रखने के लिए संवाद के नए मंच सजाने की तैयारी में जुट गया है और उसका दावा है कि विपक्ष युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। नई दिल्ली बड़े उद्योगों पर बकाए बैंकिंग कर्ज माफी को लेकर जमकर राजनीति होती है। केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगता है कि बैंकिंग सेक्टर किसानों के कर्ज माफ करने में काफी सुस्त रहता है, लेकिन बड़े उद्योगों को लेकर दरियादिली दिखाता है। हालांकि अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2025 से 26 में उद्योगों व सेवा क्षेत्र के मुकाबले किसानों और संबद्ध गतिविधियों के कर्जों को ज्यादा बट्टे खाते में डाला गया। कुल मिलाकर उद्योग सेवा क्षेत्र में लगभग 20,485 करोड़ रुपए के कर्ज राइट ऑफ लोन की राशि को खातों से हटाना हुए, जबकि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में यह आंकड़ा 31,604 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत देश भर में 50.06 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुके हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि योजना शुरू होने के 2 साल से कुछ ज्यादा समय में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली गई है। यह पिछले 10 सालों में हुए 7.94 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की तुलना में तेजी से हुई प्रगति को दिखाता है। इस योजना पर 75,021 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सरकार की प्रमुख रूफटॉप सोलर योजना है। इंस्टॉलेशन की रफ्तार पिछले 9 महीनों में 3.2 गुना बढ़ गई है। अक्टूबर 2025 में यह संख्या 5,038 इंस्टॉलेशन प्रतिदिन थी, जो जुलाई 2026 में बढ़कर लगभग 16,328 प्रतिदिन हो गई। देश भर में ई-बिस फ्यूल और पेट्रोल डीजल में मिलावट को लेकर छिड़ी बहस के बीच सरकार की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है। मंगलवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि ईंधन में मिलावट का पता लगाने के लिए अतिरिक्त जांच शुरू की गई है। साथ ही ईंधन की गुणवत्ता से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने कहा तेल मार्केटिंग कंपनियां रोजाना ईंधन की गुणवत्ता की निगरानी करती हैं और साथ ही बताया कि मौजूदा टेस्टिंग प्रोटोकॉल के अलावा और भी जांच शुरू की गई है। पाटना कृषि निदेशक बिहार पटना द्वारा मोतिहारी में उर्वरक एवं बीज प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस क्रम में उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी और निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री के खिलाफ कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल संयुक्त कृषि भवन मोतिहारी में कृषि निदेशक बिहार मुकेश कुमार लाल की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों ने जिले के विभिन्न उर्वरक एवं बीज प्रतिष्ठानों पर संयुक्त टीम व उड़दस्ता दल ने अलग अलग जगह पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 6 उर्वरक प्रतिष्ठानों तथा एक बीज विक्रेता एवं कीटनाशी प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया, जबकि कई अन्य दुकानों से स्पष्टीकरण मांगा गया। घर का गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है तो नया सिलेंडर बुक करने से पहले आपको आज का ताजा एलपीजी रेट जरूर चेक कर लेना चाहिए। कई बार लोग बिना रेट देखे सिलेंडर मंगा लेते हैं और अगर किसी शहर में कीमत बदलाव हुआ हो तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिल पाती।
ऐसे में सही रेट की जानकारी होना जरूरी है ताकि आप अपडेट रहें और किसी तरह का नुकसान न हो। आज 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 942 रुपए है। नोएडा में घरेलू गैस सिलेंडर 939.50 रुपए में मिल रहा है। गाजियाबाद में भी इसकी कीमत 939.50 रुपए है। मुंबई में घरेलू गैस सिलेंडर का रेट 941.50 रुपए है। पटना में इसकी कीमत 1031.50 रुपए है। लखनऊ में घरेलू गैस सिलेंडर 979.50 रुपए में मिल रहा है। हैदराबाद में इसकी कीमत 994 रुपए है। बेंगलुरु में घरेलू गैस सिलेंडर का रेट 944.50 रुपए है। चेन्नई में यह 957.50 रुपए में मिल रहा है, जबकि रांची में इसकी कीमत 999.50 रुपए है। सारण जिले के दिघवारा नगर पंचायत के चकनूर गांव स्थित बाबा गुप्तेश्वरनाथ का मंदिर पौराणिक स्थल के रूप में विख्यात है। बाबा गुप्तेश्वरनाथ का प्राचीन शिवलिंग आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि यहां पहुंचने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। वैसे तो वर्ष भर मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना को आते हैं, लेकिन श्रावण मास में यह मंदिर श्रद्धा का केंद्र बना रहता है। यहां शिवलिंग स्वयंभू है। लोगों की मुरादें पूरी होने के कारण दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। महाशिवरात्रि पर यहां विशेष शिव पूजा व शिव बारात के चलते श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिलता है। वर्तमान में पौराणिक मंदिर का शिव लिंग नवनिर्मित मंदिर में स्थापित किया गया है, जहां श्रद्धालु की भीड़ लग रही है। यह सोनपुर -छपरा रेल मार्ग व सड़क मार्ग पर दिघवारा में स्थित है। भारतीय सर्राफा बाजार में 5 अगस्त 2026 की सुबह सोने और चांदी के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। देश में सोने और चांदी के दामों में हलचल देखने को मिल रही है। 5 अगस्त को सुबह 6:15 बजे के करीब 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,31,083 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 24 कैरेट सोने की कीमत में 0.53% की मामूली बढ़त देखी गई है। हालांकि पिछले एक साल के दौरान सोने ने निवेशकों को काफी शानदार रिटर्न दिया है और इसकी कीमत में 41% से भी ज्यादा का उछाल आया है। अलग अलग शहरों के हिसाब से सोने की कीमतों पर नजर डालें तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,42,740 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,32,490 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत सबसे ज्यादा 1,43,160 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। कोलकाता में 24 कैरेट सोने का रेट 1,42,550 रुपए प्रति 10 ग्राम है। बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना 1,42,850 रुपए और हैदराबाद में 1,42,970 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है। 22 कैरेट सोने के दामों की बात करें तो मुंबई में इसका भाव 1,30,845 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। दिल्ली में 22 कैरेट सोना 1,30,616 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। चेन्नई में 22 कैरेट सोने का रेट 1,31,230 रुपए प्रति 10 ग्राम है। कोलकाता में इसका दाम 1,30,671 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। बेंगलुरु में 22 कैरेट सोना 1,30,946 रुपए और हैदराबाद में 1,31,056 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बना हुआ है। देश भर में मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल रिटेल फ्यूल की कीमतें 25 मई को हुए आखिरी बड़े बदलाव के अनुसार ही बनी हुई हैं। सरकार ने कच्चे तेल और ईंधन के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया है, लेकिन इसका असर अभी घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं दिखा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 111.18 रुपए प्रति लीटर और डीजल 97.83 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.47 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.82 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल 99.55 रुपए प्रति लीटर है। बेंगलुरु में पेट्रोल 110.93 रुपए प्रति लीटर और डीजल 98.80 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 103.82 रुपए प्रति लीटर है। अमृतसर में पेट्रोल 106.36 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.22 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है।
फतेहाबाद में पेट्रोल का रेट 104.51 रुपए प्रति लीटर और डीजल का रेट 97.20 रुपए प्रति लीटर है। पटना में पेट्रोल 113.35 रुपए प्रति लीटर और डीजल 99.36 रुपए प्रति लीटर के भाव पर उपलब्ध है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की उम्मीद बढ़ने के बाद तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत शुरू होने वाली है। ट्रंप ने यह भी कहा कि सऊदी अरब समेत पश्चिम एशिया के कई सहयोगी देशों के समझाने के बाद उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित हमला रद्द करने का फैसला लिया।